हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। द हमारा चालू है अभी ऑसिलेशंस, और ऑसिलेशंस में हम पढ़ने वाले हैं आज फेज। ओके, सो द चैप्टर इज ऑसिलेशंस एंड द टॉपिक इज फेज। ओके, सो क्या होता है फेज और व्हाट इज द नीड ऑफ फेज, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो फेज मीन्स व्हाट एंड हाउ, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फेज। ठीक है ना, फेज क्यों पढ़ना है। सो बहुत से बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं फेज के बारे में। आप अच्छे से पहले से इसे अच्छे से गौर से पढ़ लेना है, ठीक है। सो देखिए, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है लाइक दिस, ठीक है ना, एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से आगे पीछे एसएचएम परफॉर्म करता है, ऐसे आगे पीछे, ठीक है ना। सो ये होगी उसकी मीन पोजीशन, ये होगी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन आ गई और यहाँ पे उसकी मीन पोजीशन आ गई और फिर यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। सो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे होने के बाद आप बता सकते हैं कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है। बस यहाँ पे है ऐसा बता दिया कि चलो यार मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है। बट एक्स पोजीशन पे है इतना बताने से क्या आपको पता चलेगा पार्टिकल किस तरफ जाए। यहाँ पे पार्टिकल इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। यानी अगर मैंने बताया कि पार्टिकल एक्स पोजीशन पे है तो मे बी पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन और मे बी पार्टिकल मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो इसका मतलब ये हो गया कि कैसे, तो देखो ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद फिर से इस तरफ जाएगा तो फिर से यहाँ पे आ गया। यानी एक पोजीशन पे वो दो बार आ रहा। अगर एक पोजीशन पे वो दो बार आ सकता है तो एक पोजीशन पे उसकी दो वेलोसिटी हो सकती है, एक इस तरफ जाने वाली और एक इस तरफ जाने वाली। इज इट ओके। सो यानी कि किसी पोजीशन पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती है या किसी पोजीशन पे पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो सकती है। यानी आप सिर्फ पोजीशन बता के पार्टिकल का पूरा नेचर या पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, यानी पार्टिकल की आप स्टेट नहीं बता सकते। ठीक है ना, स्टेट बताना है यानी पार्टिकल की डायरेक्शन और पार्टिकल की पोजीशन एक साथ बताना। ठीक है ना, स्टेट बताना यानी क्या, तो उसकी पार्टिकल की पोजीशन, स्टेट बताना यानी पार्टिकल की पोजीशन और एंड पार्टिकल की डायरेक्शन एक साथ बताना। सो क्या ये सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिर्फ पोजीशन बता सकते हैं पर डायरेक्शन नहीं बता सकते, ठीक है ना। सो इसलिए हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है और दैट फिजिकल क्वांटिटी इज फेज। देखना कि अगर मैं पोजीशन का इक्वेशन लिखूं तो पोजीशन का इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, हो गया ना। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डेरिवेटिव कैसे लेना है इसे मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी निकल जाएंगी। तो ये होगी ए ओमेगा साइन कॉस ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, कुछ इस तरह से। सो आप देखेंगे कि पोजीशन बताना है तो फिर आपको ये क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा और वेलोसिटी भी बताना है तो आपको ए क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। दैट क्वांटिटी इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। और ये ओमेगा टी प्लस अल्फा ये इंस्टेंट पे डिपेंड है कि कुछ इंस्टेंट पे, ठीक है ना। सो आप देखेंगे कि पोजीशन ओमेगा टी प्लस अल्फा दिस एक क्वांटिटी है या फिर वो एक एंगल है उस पर डिपेंड है और वेलोसिटी भी इस एंगल पे डिपेंड है। और अगर हमें स्टेट बतानी है तो पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन बतानी है तो पोजीशन से निकल आएगी और वेलोसिटी से डायरेक्शन बता सकते हैं कि इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर मुझे पार्टिकल की स्टेट डिस्क्राइब करनी है, यानी मुझे पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन डिस्क्राइब करनी है, तो मुझे फॉर्मूले में दिख रहा है कि मुझे इस क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा क्योंकि x भी ए क्वांटिटी पे डिपेंड है और v भी इसी क्वांटिटी पे डिपेंड है। सो अगर x और v दोनों भी किसी एक क्वांटिटी पे डिपेंड है और ये क्वांटिटी दोनों भी x पोजीशन और वेलोसिटी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगी, तो ये दो क्वांटिटी में रहने वाली एक कॉमन क्वांटिटी हमें स्टेट देगी। यानी पोजीशन में की कॉमन क्वांटिटी और डायरेक्शन में की कॉमन क्वांटिटी हमें स्टेट को डिस्क्राइब करने में मदद करेगी। तो स्टेट को डिस्क्राइब करने वाली जो क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस अल्फा और ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज। क्या कहेंगे हम उसे? फेज। सो क्या होगी असल में डेफिनेशन ऑफ फेज? सो यहां पे आप डेफिनेशन नोट कर लेना है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, ठीक है ना। सो हम डेफिनेशन बनाने वाले हैं पहले फेज की। ओके, सो फेज की डेफिनेशन क्या बनेगी? फेज की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantity which
which describe the state of particle performing SHM at any instant is called as फेज। ओके, यानी क्या होता है फेज? फेज स्टेट को डिस्क्राइब करने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी। स्टेट यानी पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों को एक साथ डिस्क्राइब करने वाली जो क्वांटिटी होती है, दैट्स कॉल्ड फेज। ओके, अभी ये जो फेज है, ये फेज इज डिनोटेड बाय फाई। जनरली it is denoted by phi and given by omega t plus alpha, like this. Okay, so किसी भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हो या फिर वेलोसिटी की इक्वेशन में हो या फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन में ऑफ एसएचएम, आपको ये क्वांटिटी कॉमन मिलेगी, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी से अल्फा। सो दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंट द फेज। क्या रिप्रेजेंट करेगी? फेज। और फेज क्या रिप्रेजेंट करेगा? फेज आपको आइडिया देगी कि पार्टिकल कहाँ पे है और कहाँ किस तरफ जा रहा है। अभी तो आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ पे है और किस तरह से। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, फिर आपको तुरंत लक्ष्य का ख्याल में आएगा कि यार ये क्वांटिटी से हम तुरंत बता सकते हैं कि चलो ये पार्टिकल यहाँ पे है और इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना। फिलहाल तो हम डेफिनेशन देख रहे हैं। ओके, सो क्या डेफिनेशन होगी फेज की? तो फेज की डेफिनेशन होगी द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट as is called as phase, or generally it is denoted by phi and it is given by omega t plus alpha. Okay, अभी नाउ एक और क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और दैट क्वांटिटी इज इपोच। ठीक है ना। पहले डेफिनेशन बता दूं, फिर आपको इजीली समझ में आएगा व्हाट इज द इपोच। सो इपोच क्या होता है? ठीक है ना। सो इपोच होता है द फिजिकल क्वांटिटी, द physical quantity which has same definition as above, which describe the state of particle। देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, सिर्फ यहां पे चेंज होगा एट कैसे जब इनिशियली किंवा एट द स्टार्ट ऑफ मोशन। यानी मोशन जब शुरू होगी, जब मोशन शुरू होती है उस टाइम पे हम टाइम लेते हैं t इज इक्वल टू 0। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो स्टेट को डिस्क्राइब करने वाली फिजिकल क्वांटिटी होगी, यानी ओमेगा टी प्लस अल्फा ही होगा, बट उसमें t 0 लेना पड़ेगा। सो दैट क्वांटिटी रहेंगे हमें इपोच। यानी अगर हम इसे फेज को लिखे, फेज होता है हमारा ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो ये हो गया फेज, बट एट टाइम t, एट t इज इक्वल टू 0, फेज ये है। सो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 हमें फेज मिलेगा फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0 इंटू अल्फा अल्फा। सो ये फेज में से रहने वाली ये जो अल्फा है ना, इसे हम कहते हैं इपोच, या फिर इसे कहते हैं हम इनिशियल फेज। क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। ओके, समझ में आए दो डेफिनेशन, इनिशियल फेज और फेज। इनिशियल फेज यानी स्टार्टिंग पे रहने वाला पोजीशन और डायरेक्शन, यानी स्टेट एट द इनिशियल। ठीक है ना। और
व्हाट इज द फेज आफ्टर सम टाइम टी, उसकी जो स्टेट रहेगी, उसकी जो पोजीशन और डायरेक्शन एक साथ हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसे हम कहेंगे फेज। और अगर किसी ने आपको ऐसा इस तरह से इक्वेशन दिया कि मान लो x इज इक्वल टू है 3 साइन 10t प्लस 3 पाई बाय 2, कुछ इस तरह से इक्वेशन आपको दिया गया, तो आपको इससे गेस करना पड़ता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। सो ये यहाँ पे a होता है तो ये होता है एम्पलीट्यूड, सो इसका एम्पलीट्यूड 3 है। यहाँ पे ओमेगा टी होता है तो यहाँ पे 10 है। यहाँ पे अल्फा तो 3 पाई बाय 2। पूछा गया कि फेज कितना है, ये SHM का इक्वेशन है, इस SHM की इक्वेशन में फेज कितना है। सो फेज 3 साइन 10t प्लस 3 पाई बाय 2 में फेज कितना होगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है इसे कहते हैं हम फेज। सो इसका फेज हो सकता है 10t प्लस 3 पाई बाय 2। और व्हाट इज द इनिशियल फेज पूछा गया, तो इनिशियल फेज यानी सिर्फ 10t प्लस में जो क्वांटिटी आने वाली है अल्फा, सो दैट अल्फा इज द इनिशियल फेज, और यहाँ पे इनिशियल फेज है 3 पाई बाय 2। ओके, सो इनिशियल फेज और फेज आपको समझ में आया अच्छे से। एक बार फिर से मैं रिवाइज करके देता हूँ, व्हाट इज द फेज एंड इनिशियल फेज। सो फेज ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिटी स्टेट को डिस्क्राइब करती है, स्टेट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, यानी ओमेगा टी प्लस अल्फा पूरा फेज हो गया। और इपोज क्या होता है, तो इपोज होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, यानी जब t इज इक्वल टू 0 होगा, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पे हमें अल्फा ही इपोज की वैल्यू देगा। सो अल्फा इज इक्वल टू इपोज और इनिशियल फेज। ओके, सो सिर्फ टर्म का इंट्रोडक्शंस मैंने आपको दिया, आगे आगे देखेंगे फेज कैसा होगा, ठीक है ना। सो नोट कर लेना इतना। ओके, नाउ विथ न्यू टॉपिक। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रोजेक्शन ऑफ UCM on any diameter is SHM। ओके, सो एक जो डाउट था पीछे वो भी क्लियर हो जाएगा कि यार सर हम तो लीनियर SHM पढ़ रहे हैं, फिर लीनियर SHM का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ठीक है, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, वो समझ में आया, साइन भी समझ में आया क्योंकि वो हार्मोनिक फंक्शन है, रिपीट होते रहता है। और फिर ओमेगा कहाँ से आ गया इसमें, क्योंकि ओमेगा तो एंगुलर क्वांटिटी है ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उससे एंगुलर वेलोसिटी बनती है। सो ये SHM परफॉर्म करने वाली इस ऑब्जेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आएगी, ठीक है ना, ये एक हमारे मन में एक डाउट था, तो ये डाउट हम इस टॉपिक में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। सो क्या है प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन एनी डायमीटर इज SHM होता है, ठीक है ना। म्हणजे कोई पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल UCM परफॉर्म करती है, क्या परफॉर्म करती है, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा किसी भी डायमीटर पे, तो वो रहेगा उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, वो प्रोजेक्शन परफॉर्म करेगा SHM में, ठीक है ना। देखो कैसे, तो ये देखो एक पार्टिकल बना दिया मैंने, एक पार्टिकल का पाथ हो गया, ठीक है ना, ये पार्टिकल का पाथ और ये हो गया डायमीटर। सो ये भी एक डायमीटर ले लेंगे। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है ना, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है UCM इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे गया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे गया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, अगर पार्टिकल यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यानी ये परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा, और जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल घूमते रहेगा, यहाँ से ऐसे पार्टिकल जब घूमेगा तो ये जो प्रोजेक्शन है यानी जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस तरफ जाएगा, यानी जैसे ये UCM परफॉर्म करेगा, ये पार्टिकल जो है ना जो UCM परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल जैसे जैसे UCM परफॉर्म करेगा उसका प्रोजेक्शन, ये परपेंडिकुलर यानी उसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन पहले इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा अबाउट दिस पॉइंट, है ना, ये सेंटर के इधर जाएगा, सेंटर के उधर जाएगा। नहीं, बात समझ में नहीं आ रही, फिर से एक बार देखो, अगर ये पार्टिकल है ना, ये UCM परफॉर्म करने वाला पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल UCM परफॉर्म करेगा, कुछ इस तरह से ऐसे घूमते रहेगा गोल 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 विथ यूनिफॉर्म स्पीड यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उस पार्टिकल से निकाला गया परपेंडिकुलर किसी भी डायमीटर पे, इस पे भी ले सकते थे आप, मैंने इस डायमीटर पे लिया, तो इस डायमीटर पे निकालने वाला ये जो परपेंडिकुलर है उसे बोलेंगे हम प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन SHM परफॉर्म करता है, यानी अगर कोई पार्टिकल UCM परफॉर्म करेगा तो उसका परपेंडिकुलर SHM परफॉर्म करता है, ठीक है ना।
तो इसे हमें प्रूव भी करना है और अच्छे से ख्याल में भी रखना है, और ये भी समझ के रखना है कि कोई भी अगर कोई पार्टिकल एसएचएम है, एसएचएम परफॉर्म करता है, तो इट इज एंड प्रोजेक्शन ऑफ एनी रेफरेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई एक समझ लो मन में हमने एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, तो ये पार्टिकल एक्चुअली किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो एंगुलर होती है और उसमें एंगुलर क्वांटिटी आ सकती है, सो इसलिए उसमें ओमेगा आता है। उसके बारे में भी हम आगे फिर से एक बार चर्चा करेंगे। इसे एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं हम कुछ इस तरह से कि देखो मेरे हाथ में एक टॉर्च, टॉर्च समझते हैं ना आपको, टॉर्च, ठीक है ना, बैटरी पे चलती वाली लाइट, टॉर्च। सो अगर मैं टॉर्च ऐसी पकड़ी और यहाँ पे एक दीवार है, तो मैंने अगर ये टॉर्च को कुछ इस तरह से घुमाया ऐसे, ठीक है ना, सो टॉर्च का जो फोकस है यानी जो लाइट होगा वो दीवार पे भी ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे, यानी अगर इधर सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, तो ये दीवार पे भी सर्कुलर मोशन। पर अगर ऐसी दीवार है, अगर मैंने इस टॉर्च को इस तरह से घुमाया, समझ में, पहले आपकी तरफ लाके इधर आई, ठीक है ना, अब कैसे, तो एक ही इसी प्लेन में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। सो दीवार पे इसका फोकस यहाँ पे था, तो मैं जैसे जैसे इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये फोकस भी ऊपर जाएगा, पीछे ले जाऊँ और पीछे से नीचे लेके आऊंगा तो ये फोकस नीचे आएगा, कुछ इस तरह से, है ना। सो अगर मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ तो दीवार पे जो उसकी ये रहेगी, लाइट रहेगी, वो लाइट ऊपर नीचे आएगी, यानी ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये पार्टिकल परफॉर्म करेगा एसएचएम। ये यहाँ से निकलने वाला लाइट इस दीवार पे परपेंडिकुलर रहेगा, यानी इसका ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का ये परपेंडिकुलर यानी प्रोजेक्शन रहेगा। और अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसका प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है, या फिर इसका परपेंडिकुलर एसएचएम परफॉर्म करता है, ठीक है ना। फिर इसे हम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म करता है कि किसी रेफरेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन रहता है, और उसकी वजह से हम इसमें एंगुलर क्वांटिटी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छे से। अच्छा, हमारे बोर्ड बुक में कुछ इस तरह से इसे डिस्क्राइब किया है, देखो समझो, ये हमारे बोर्ड बुक में यही टॉपिक प्रोजेक्शन की एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाई एक्सिस लिया और ये एक्स एक्सिस, और किसी एक रॉड को यहाँ पे रख दिया, रॉड है ऐसा एक, ठीक। सो ये रॉड, ओके, और फिर इधर से उन्होंने एक पैरेलल लाइट ऐसी इस पे डाली, एक पैरेलल लाइट, ओके। अगर ये पैरेलल लाइट मैं यहाँ पे रखूँ और बीच में अगर यहाँ पे रॉड है, तो बिल्कुल यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल के यहाँ पे एम पॉइंट बोल दूं, यहाँ पे ओ पॉइंट बोल दूं, ठीक है ना। तो इस रॉड की शैडो यहाँ पे आएगी, है ना, और जैसे जैसे ये रॉड घूमेगा तो ये रॉड ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये एम बी पॉइंट ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर ये नीचे आएगा कुछ इस तरफ से, इस तरह से। अगर मैंने यहाँ पे रॉड का दूसरा पोजीशन निकाल दिया, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा अलग, यहाँ पे ये रॉड, तो उसकी शैडो यहाँ पे आएगी, समझ में आया। सो जैसे जैसे शैडो, ये शैडो आएगी ना रॉड की, सो ये जो एम पॉइंट है इसके बारे में हम सोचेंगे कि जैसे जैसे रॉड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये जो शैडो है, अगर ये रॉड यहाँ पे है तो शैडो यहाँ पे, या एम पॉइंट की शैडो यहाँ पे आएगी, रॉड यहाँ पे जाएगा तो एम पॉइंट की शैडो यहाँ पे आएगी। अगर ऐसे होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आ गई, ऐसे हो गई तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर ऐसे होगा शैडो, तो इधर का लाइट नहीं, दोनों तरफ से लाइट लगाया उन्होंने, इधर से भी लाइट लगाया हुआ है, ये बोर्ड में है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसकी नोट्स मिल जाएगी आपको। सो अगर ये ऐसे घूमेगा, तो रॉड ऐसे ऐसे घूमेगा, तो उसकी शैडो का जो एंड पॉइंट है वो ऊपर नीचे होते रहेगा। सो इससे उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो फिर उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम। सो मैंने जो आपको बताया वहाँ से बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसका प्रोजेक्शन एसएचएम करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली तो हमने सिर्फ इतना ही प्रूव कर दिया कि सिर्फ ये आगे पीछे मोशन करता है,
पर एसएचएम होने के लिए आगे पीछे होना जरूर नहीं है, उसके साथ उसका एसएचएम का इक्वेशन भी उसमें आना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, या फिर उसका जो एक्सक्लरेशन होगा वो एक्सक्लरेशन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए विथ डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो ये हमने एसएचएम के बारे में पढ़ा था, तो ये आपको शायद यहाँ तक समझ में आया होगा कि कोई भी पार्टिकल जो यूसीएम परफॉर्म करता है उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन उसके डायमीटर पे एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक, तो चलो इसको अभी मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। ठीक, अभी मैथमेटिकली इसे स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज लेना जरूरी होगा। ओके, सो समझ लो कि यह पार्टिकल इस तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, तो मैंने इसकी एक पोजीशन वेक्टर निकाल दी, ये हो गया r नॉट, और ये जो पोजीशन हो गई इसको मैंने बोल दिया p नॉट। सो अभी इस टाइम पे उसने यहाँ पे जो एंगल बनाया उसे हम कहेंगे अल्फा, ठीक है ना। x एक्सिस के साथ उसने जो एंगल बनाया वो बनाया अल्फा, जब टाइम कितना था 0। अभी कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम t विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस तरफ जा रहा है पार्टिकल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो t टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया p पोजीशन पे। सो p पोजीशन पे आने के बाद उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r। ओके, सो अगर यहाँ पे था तो टाइम t 0 था, यहाँ पे आने के बाद विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा t, सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इन्हें टाइम लगा होगा ओमेगा t, सॉरी एंगल उसने डिस्क्राइब किया होगा ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे पहुंचा तो उसने एंगुलर वेलोसिटी बना दी ओमेगा, तो टाइम लगा टी, सो उसका जो एंगल डिस्क्राइब हो गया ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक्स एक्सिस से लेके, हमने इसे ही फेज कहा था, और इसे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था तो इसे हमने कहा था इनिशियल फेज, और ये हो गया ओमेगा टी प्लस अल्फा यानी फेज। सो p पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए आपने समझ लिया इनिशियल फेज। ठीक है, सो देखो कुछ इस तरह से देखेंगे बाद में, ठीक है। ओके, सो ओमेगा टी प्लस अल्फा, अभी ये जो पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम है इसका हमने प्रोजेक्शन लिया, यहां से लिया यहां तक, ठीक है ना, से m। तो अभी जिस तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिया, तो अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसने ये पार्टिकल अगर यूसीएम परफॉर्म करेगा तो ये एम ने इसने एसएचएम परफॉर्म करना चाहिए। तो अगर यहां से लेके यहां तक का एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो इस तरह से अगर यहाँ का एंगल थीटा होता है तो यहाँ का भी एंगल थीटा होता है, सो इसे हम कहेंगे थीटा थोड़ी देर के लिए। तो अगर एक्स एक्सिस और ये पी एम एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो फिर यहाँ का भी एंगल क्या होगा, थीटा। ओके, और ये हो गया हमारा सेंटर, तो सेंटर से लेके एम तक जो होगा इसे हम कहेंगे वाई। ठीक, समझ में आया। सो अगर ये प्रोजेक्टाइल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है तो मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, समझे। सो हम टाइटल देंगे अभी प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहां से लेके यहां तक ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, ये पार्टिकल यूसीएम का। सो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो प्रोजेक्शन एम है इसका डिस्प्लेसमेंट तो मेन पोजीशन से वाई है। सो हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, सो यहाँ पे एंगल थीटा है तो अपोजिट साइड, यानी यहाँ पे हम देख लेंगे पहले कि यार साइन थीटा क्या होता है। सो साइन थीटा क्या होता है, सो साइन थीटा बनेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो अपोजिट साइड y, और हाइपोटेनियस इस सर्कल का रेडियस r है ना, वो भी पोजीशन वेक्टर लिया था, सो r। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बना, r साइन थीटा, यानी r साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है ओमेगा टी प्लस अल्फा, समझे। सो अगर ये जो प्रोजेक्शन है यम, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन
का इक्वेशन अगर r sin ओमेगा t के टर्म्स में आता है तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो यानी क्लियरली ये जो प्रोजेक्शन है यम, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो ये y का डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ इस तरह से है r sin ओमेगा t प्लस अल्फा, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसी एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये यम का जो डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है, यानी यम जो परफॉर्म करता है तो दैट इज एसएचएम। ठीक। सेकंड बात, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी v की वैल्यू होगी r ओमेगा, यस और नो। तो ये पार्टिकल, अभी ये पार्टिकल को हम ये पार्टिकल की ये वेलोसिटी को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, इधर और एक परपेंडिकुलर। सो अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो ये टेंजेंट है तो रेडियस के साथ टेंजेंट 90 एंगल बनाएगी। सो यहाँ का एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा तो यहाँ का एंगल फिर से थीटा बनेगा। ओके, सो आर ओमेगा का इस तरफ जो कॉम्पोनेंट रहेगा वो रहेगा आर ओमेगा कॉस थीटा। सो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है ना। सो यम की वेलोसिटी होगी आर कॉस ओमेगा टी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमें मिलेगी आर ओमेगा कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी से v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी प्लस अल्फा। इज इट? सो ये होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा उसकी वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक। उसके बाद फिर से एक बार हम लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी ये जो p पार्टिकल है ना, ये p पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन रहता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। अभी ओमेगा स्क्वायर आर के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सो हमें इसका निकालना है, तो ये नीचे, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ये एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। सो अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो यहाँ का एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सो ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक, यानी प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। बट समझो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें लेनी पड़ेगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन मिला हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, विच कैन बी रिटर्न एज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा की वैल्यू y है, सो y। ठीक है ना। सो देयरफॉर वी इजीली से दैट a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, सो दैट्स why we say the projection of UCM of on any diameter is SHM। so हमने ये प्रूव भी कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया आपके? ठीक है ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है और फिर हमें ये प्रूव करना है। कोई अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो उसे ये प्रोजेक्शंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये ऐसे उसे एक्सप्लेन करने की जगह पे वो सिंपली कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेगा। ये डायग्राम आप निकाल सकते हैं। अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई, पहले जब से आप स्टेप बाय स्टेप गए तो बिल्कुल आसान थी। सो हमने क्या करना था, तो हमने एक पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म करता है उसे लेना है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन है p नॉट और उसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा। आफ्टर टाइम t इट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो इट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा t और ये पहुंच गया p पॉइंट पे। सो x एक्सिस के साथ उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ओमेगा t प्लस अल्फा। सो ओमेगा t प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अभी p पॉइंट से हमने उसका प्रोजेक्शन निकाला यम पे, ठीक है ना, pm बोल के। सो अभी ये ट्राइंगल बन गया एक OPM, OPM में यहाँ पे एंगल लिया थीटा। सो आपने सीधा सीधा क्या लेना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r फ्रॉम द फिगर। फिर आपने यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी, ये r की वैल्यू आ गई। ओके, अभी r की वैल्यू आने के बाद फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दूँ सॉल्व करके आपको
सो आपने आर की वैल्यू डायग्राम से निकाल फाइंड आउट करना है। सो आर सॉरी वाई की वैल्यू आपने डायग्राम से फाइंड आउट की है। वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक किया। अभी आपने क्या करना है, आपने इसे करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट किसका है? डिस्प्लेसमेंट तो प्रोजेक्शन का है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोजेक्शन का है तो प्रोजेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v इज इक्वल टू डेरिवेटिव। सो आर वैसे के वैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, सो कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, फिर से ओमेगा टी के साथ ओमेगा है, सो ओमेगा इधर बाहर आएगा, सो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैंने इसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये मिलेगा एक्सक्लरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सक्लरेशन। आर ओमेगा वैसे ही बचेंगे। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये ओमेगा फिर से बाहर निकलेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और ये आर हो गया वाई, सो ये हो गया माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। सो फिर से आप इसे इतना ऐसा कुछ लिखने से बेटर डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। सो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर इन एसएचएम। ठीक। सो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर आपने उसके सर्कल के किसी भी डायमीटर पे प्रोजेक्शन लिया तो प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है। या फिर आप इसे इस तरह से ख्याल में रखें कि किसी भी कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका एक रेफरेंस सर्कल होता है, और उस रेफरेंस सर्कल पे कोई एक पार्टिकल उसका यूसीएम परफॉर्म करेगा तो उस यूसीएम का ये प्रोजेक्शन होगा। ठीक है ना। और यूसीएम में एंगुलर क्वांटिटीज आती है, इसलिए हमारे इक्वेशन में एसएचएम के इक्वेशन में भी एंगुलर क्वांटिटीज है। उधर उसे कहेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी, और इसे यहाँ पे कहेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। ओके। सो होप्स आपने अच्छे से इसे नोट करना है। ठीक है ना। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, या फिर इसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम।